मैं कुछ आंकड़ों की तरह थी, सरकारी आंकड़ों की तरफ भी आप लोगों का ध्यान आकर्षित करवाना चाहूंगा। जो सरकारी आंकड़े हैं, और उस पर मैंने अपना एक आर्टिकल भी लिखा है, एक हमने उस पर पेज भी लिखे हैं, जो हमारी स्मारिका आ रही है उस पर छपा हुआ है। मैं वह लिखित सच और सच्चा आर्टिकल आप सबके सामने पढ़ने जा रहा हूं। 70 के दशक की बात है। विशाल कोयला भंडारों की खोज से ही सिंगरौली उत्तर भारत में औद्योगिक गतिविधियों का केंद्र रहा है। कई कोयला आधारित तापीय विद्युत संयंत्रों, एल्यूमीनियम, कीटनाशक तथा संबद्ध औद्योगिक इकाइयों की स्थापना से जहां एक और क्षेत्र में औद्योगिक विकास हुआ, वहीं दूसरी ओर पर्यावरण असंतुलन भी उत्पन्न हुआ। इस क्षेत्र का भूमिगत जल, आप पूछते हैं ना बारिश क्यों नहीं होती, सिंगरौली में बारिश क्यों नहीं होती, रीवा में क्यों होती है, बनारस में क्यों होती है, छत्तीसगढ़ में क्यों होती है? उसकी वजह ऊपर ईश्वर नहीं है, उसकी वजह यहाँ हम सब लोगों पे जितनी भी औद्योगिक प्रतिष्ठान है, उनसे निकला धुआं है, उनसे निकले अवशिष्ट पदार्थ है, वो बादल को बनने ही नहीं देते। पेड़ों की कटाई नहीं हो पाती, जो ऐश आता है, जो राखड़ आता है, वह राखड़ यहाँ की उपजाऊ जमीन को सिर्फ राखड़ युक्त बना रहा है। और एक दिन ऐसा आएगा कि रहने के लिए जगह नहीं होगी, सिर्फ राखड़ से पूरा सिंगरौली फटा होगा। उस दिन की भयावह दिन की कल्पना करिए। आज तो हमने शुरुआत की है, दूसरी शुरुआत है, मुझे आलोचनाएं भी मिलती हैं, लेकिन मैं एक पुनीत कार्य करने में आलोचनाओं से नहीं डरता। सिंगरौली में तेजी से औद्योगिकरण हो रहा है, रोज नई नई इंडस्ट्रीज स्थापित हो रही हैं। इन उद्योगों की स्थापना से लोगों के जीवन स्तर में तो सुधार हुआ है, जीवन शैली में बदलाव हुआ है, लोगों को रोटी मिली है, कुछ चिकित्सकीय सुविधाओं का भी बयान हुआ है। बलियारी में राखड़ डैम भी बनने जा रहा है, परंतु वहीं विकास की एक बड़ी कीमत भी चुकानी पड़ रही है। इन उद्योगों के कारण हमारे प्राकृतिक, मैं आप सभी लोगों से आग्रह करूंगा कि मेरी बात को ध्यानपूर्वक सुने, हाथ जोड़ के प्रार्थना करूंगा कि मेरी बात को ध्यानपूर्वक सुने। बहुत ही सत्य आंकड़े में प्रस्तुत करने जा रहा हूं। भूमिगत स्रोत कम हो रहे हैं, उद्योगों से निकलने वाले धुएं से जल तथा वायु दूषित हो रही है, जिसके कारण मानव शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो रही है और विभिन्न प्रकार के रोग उत्पन्न हो रहे हैं। एक ऐसा संगठन जिसे सरकार ने यहां पर शोध करने के लिए भेजा, रिसर्च करने के लिए भेजा, एक ऐसे संगठन जो टॉक्सिक लिंक संगठन है, टॉक्सिक लिंक संगठन जो यहां आया, यहां शोध करके गया। मैं उसके आंकड़ों की बात करता हूं। वर्तमान में सिंगरौली में कुल भारतीय कार्बन डाइऑक्साइड का पूरे देश 28 राज्य और पता नहीं कितने हजारों जिले, हजारों विधानसभा क्षेत्र मिलकर 70% करते हैं, तो सिंगरौली अकेला 30% करता है। आप बताइए, 30% अकेला सिंगरौली करता है कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन, और 70% बाकी देश के अन्य हिस्से करते हैं। तथा एक वैश्विक कार्बन डाइऑक्साइड जो ऊपर जाकर बादलों में रहती है, उसके लिए 3% के लिए जिम्मेदार है, जो कि ग्लोबल वार्मिंग का, भूमंडलीय उष्णीकरण का एक सबसे बड़ा कारण है। वर्तमान समय में सिंगरौली में तकरीबन 10,000 मेगावाट बिजली का उत्पादन विभिन्न विद्युत केंद्रों द्वारा किया जा रहा है। विद्युत उत्पादन करने के लिए प्रतिदिन कई लाख टन कोयला भस्म किया जाता है, कई लाख टन कोयला जलाया जाता है। कोयले को जब जलाया जाता है तो उससे राख निकलती है, उससे राख निकलती है, और उस राख का एक बड़ा हिस्सा सिंगरौली से लेकर ओबरा तक कई वर्ग किलोमीटर के परिक्षेत्र में रोज फैल रहा है। भारतीय केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, यह एक ऐसा बोर्ड है जो प्रदूषण के नियमों को, मानकों को निर्धारित करता है और कहता है कि कौन सी इंडस्ट्री किन मानकों के अनुसार चलेगी। भारतीय केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की एक रिपोर्ट के अनुसार सिंगरौली के कोयले से चलने वाले विद्युत संयंत्र हर वर्ष 60 टन फ्लाई ऐश छोड़ते हैं। वो राखड़ जो हवा में उड़ती है, आप जाते हैं तो पूछते हैं ना, शाम का और सुबह का वातावरण धुएं से क्यों भरा है, ये कोहरा है, ये ओस है। वो ओस नहीं है, वो फ्लाई ऐश है जो हमारे शरीर को जहरीला बना रही है, जिसकी वजह से भूमिगत जल नहीं है और खेती अनुपयुक्त हो रही है। सिंगरौली के कुछ हिस्सों में फ्लाई ऐश जो मोटी परत है, 5 फुट मोटे ढेरों के रूप में पड़ी हुई है। 5 फुट मोटे ढेर उन खेतिहर जमीनों में, उन खेतों में है जो खेती के उपयुक्त थे, अब नहीं है। और फ्लाई ऐश से
फ्लाई ऐश से स्वास्थ्य पर पड़ने वाले प्रभाव, अस्थायी श्वसन विकार, अस्थमा जैसी बीमारियां, हर व्यक्ति को सांस की बीमारी होती है। लंबे अभिश्वसन से फेफड़ों का कैंसर भी हो रहा है। मैं नहीं कह रहा हूं, अश्विनी दुबे नहीं कह रहे हैं, जगन्नाथ सिंह जी नहीं कह रहे हैं, गोविंद मिश्रा नहीं कह रहे हैं, यह केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की रिपोर्ट कह रही है, जिसपे लिपापोती होने के बाद यह स्थिति हुई है। असली रिपोर्ट उजागर होती तो क्या स्थिति होती। मैं बीच में थोड़ा विराम लेना चाहूंगा, क्योंकि हमारे बीच में उत्तर विधानसभा क्षेत्र के विधायक भाई रामचरित्र जी आ चुके हैं। मैं डॉक्टर उमेश मिश्र से निवेदन करता हूँ, कृपया हमारे का स्वागत करें। और हमारे बीच में हमारे देश की प्रतिनिधित्व करने वाली सुश्री युवरत्ना जी हम सबके बीच में हैं। मैं अपने शकील भाई से निवेदन करूंगा, कृपया कुछ देखकर सुश्री युवरत्ना जी का स्वागत करें। श्री शकील भाई, थैंक यू। अब मुझे इजाजत हो तो मैं 2 मिनट में बात खत्म करूंगा। प्लीज प्लीज प्लीज, थैंक यू। अगर आप लोग बोर हो रहे हैं, ऐसे आंकड़े समझ नहीं आ रहे, तो मैं यहीं पर अपनी वाणी को समाप्त कर देता हूं। और अगर आप सुनना चाहते हैं सही आंकड़े, तो फिर मैं आगे बढ़ूंगा। बताइए गोस्वामी जी, आप चाहते हैं कि हम आगे और बोलें? करीब 10,000 मेगावाट से अधिक कोयला आधारित बिजली का उत्पादन सिंगरौली के विद्युत गृहों में हो रहा है। कोयला आधारित विद्युत उत्पादन के लिए सिंगरौली में करीब 20,000 मेगावाट उत्पादन शुरू किए जाने का संयंत्र देश के बड़े निजी उद्योग घरानों द्वारा लगाया जाना निर्माणाधीन है। इन निर्माणाधीन विद्युत संयंत्रों से वर्ष 2013 में विद्युत उत्पादन शुरू होना अपेक्षित है। निश्चित है कि उसी तीव्र गति से कोयले के उत्पादन को भी बढ़ाना होगा, माने अभी और भी कोयला उत्पादन करने वाली कंपनियां, उद्योग अभी लगने हैं। सरकारी बयानों के मुताबिक अभी इस क्षेत्र में और भी उद्योग लगेंगे। सिंगरौली स्थित कोयला उद्योग हो या फिर बिजली उद्योग, दोनों के ही कदम रखने से इस विशाल वनांचल में, यह वनांचल था, इस विशाल वनांचल में प्राकृतिक हरियाली का विनाश हुआ। उद्योगों के विकास से जितनी ईमानदारी और लगन से काम हुआ है, उसकी अपेक्षा यदि पर्यावरण संरक्षण के लिए ईमानदारी, निष्ठा व लगन से काम करने की बात कहें, तो दोनों में काफी फर्क देखने को आता है। धरती की कोख से कोयला तो निकाला जा रहा है, परंतु लंबी गहराई तक की धरती की मिट्टी निकालने के बन रहे ऊंचे पहाड़ों की वीरानी की अपेक्षा वीरानियों का ध्यान नहीं रखा जा रहा है। हम देखते हैं कि बड़े बड़े पहाड़ बन जाते हैं मिट्टी से कोयला निकालने के बाद, मगर उनमें पेड़ जो लगता है वह पेड़ खुद कैंसर युक्त होता है। सिंगरौली जिले के आसपास दूषित होने से जो जल दूषित हो रहा है, बहुत ही बुखार जो आता है, उस बुखार के आंकड़े मैं बता रहा हूं। मच्छरों की भरमार है, जिसके कारण यहाँ पर मलेरिया जैसे रोग महामारी का रूप ले रहे हैं। ये मच्छर रिहन तालाब के आसपास छोटे छोटे गड्ढों में तेजी से पैदा हो रहे हैं, एवं छोटी नदियों के किनारे तालाबों एवं बस्ती से निकलने वाले कचरे में पैदा होकर आम जनता को ग्रसित करके फैल्सीफोरम मलेरिया पैदा कर रहे हैं, जिसके कारण पूर्व से कुपोषित जनता, कुपोषित तो थे, काल के गाल में और समा रहे हैं। इस रोग से, फैल्सीफोरम मलेरिया से प्रतिवर्ष हजारों की संख्या में पूरे जिले से लोग, कोई रीवा हॉस्पिटल में, कोई बनारस हॉस्पिटल में, कोई शक्तिनगर हॉस्पिटल में, कोई नेहरू हॉस्पिटल में, कोई बड़न हॉस्पिटल में दम तोड़ रहा है। इसी प्रकार दूषित जल के सेवन से डायरिया नामक बीमारी भी तेजी से फैल रही है और सैकड़ों लोग उचित इलाज के अभाव में मर चुके हैं। प्रदूषण का असर दांतों पर भी पड़ता है। जल प्रदूषण के कारण जल में फ्लोराइड सिलिकॉन कांस्टेंट, यह एक केमिकल है जो फ्लोराइड सिलिकॉन कांस्टेंट जिसको कहते हैं, जिस ज्यादा होने के कारण बच्चे फ्लोरोसिस के शिकार होते हैं। यह प्रभाव बच्चों में पैदा होने के बाद से 12 वर्ष की उम्र तक रहता है। इस बीमारी के शिकार बच्चों के दांतों में, दांतों पर स्पॉट आ जाता है, दांतों पर जो निशान बनते हैं, और बच्चों के दांतों की ऊपरी परत कमजोर हो जाती है और ऊपरी परत निकल जाती है, जिसके वजह से दांतों का रंग बदरंग हो जाता है और बच्चे अपने आप को हीन भावना का शिकार बना लेते हैं। इलेक्ट्रिसाइड डे फ्रांस नामक संस्था का शोध यह उजागर करता है कि सिंगरौली के तापीय विद्युत संयंत्र हर वर्ष लगभग 700 किलोग्राम खतरनाक मरकरी छोड़ते हैं। हर वर्ष 700 किलोग्राम खतरनाक मरकरी। भारतीय केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के एक अनुमान के अनुसार कुल भारतीय विद्युत संयंत्र मरकरी उत्सर्जन का
70% सिंगरौली मात्र से है। ये संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण प्रोग्राम रिपोर्ट में जो श्री जयराम रमेश जी ने पिछले साल 12 दिसंबर को जब हम यहाँ पर पर्यावरण पर सम्मेलन कर रहे थे, उसी दिन कोपेनहेगन में सम्मेलन हो रहा था। पिछले वर्ष उन्होंने पर्यावरण प्रोग्राम की रिपोर्ट में कहा कि परखे गए सिंगरौली वासियों के खून तथा बालों में, हमारे खून में और बालों में मरकरी का स्तर सामान्य से कहीं बहुत ज्यादा है। मरकरी के पर्याप्त रूप में उच्च स्तरों से अभिदर्शन तांत्रिकीय तंत्र तथा मस्तिष्क किडनियों तथा विकासशील भ्रूण को, जो बच्चा कोख के अंदर रहता है, उसको भी अस्थायी रूप से क्षति पहुंचती। और मैं अब निष्कर्ष की तरफ भी आऊंगा। राजनीतिक प्लेटफॉर्म नहीं है, इसलिए हमें सलूशन भी बताना होगा, उपाय भी बताना होगा। पर्यावरण प्रदूषण जन स्वास्थ्य के प्रति पड़ने वाले विपरीत प्रभाव से उत्पन्न होने वाले प्रदूषण से तात्कालिक व्यवस्था की स्थापना है। यह स्थापित एनसीएल, एनटीपीसी थर्मल पावर, जेपी वेंचर पावर, हिंडाल्को प्रबंध प्रशासन के अधिकारी सिंगरौली में डीसल्फराइजेशन प्लांट की स्थापना कराए। माननीय मंत्री जी, आप मध्य प्रदेश सरकार का प्रतिनिधित्व करते हैं, हम आपसे विनती करेंगे कि आप मध्य प्रदेश सरकार से आग्रह करें कि सिंगरौली में डीसल्फराइजेशन प्लांट की स्थापना हो, ताकि विकास भी हो और विनाश ना हो, लोग जी भी सके। इसका कारण यह है कि बिजली उत्पादन 20,000 मेगावाट से अधिक होने की संभावना है, जिसके लिए लगभग 1,80,000 टन 1,80,000 टन प्रतिदिन कोयला जलाना आवश्यक होगा, जिससे 1500 टन सल्फर डाइऑक्साइड गैस उत्सर्जित होगी, जो वातावरण को प्रभावित करेगी और कई बीमारियां भी बढ़ेगी। जो सभी परियोजनाएं मिलाकर डीसल्फराइज ज्वाइंट तरीके से सब लोग मिलकर डीसल्फराइजेशन प्लांट की स्थापना करवाएं, तो जनहित में हम इन विनाश की तरफ जा रहे सिंगरौली को कुछ हद तक रोक सकते हैं। साथ ही साथ सिंगरौली क्षेत्र में मेडिकल रिसर्च सेंटर की भी स्थापना कर रहे हैं। और कोयला जलने से मरकरी, आर्सेनिक एवं अन्य इसी प्रकार के रसायनों का उत्सर्जन होता है, जिससे कई बीमारियां, अब ध्यान रखिए 2 बातें, चर्म रोग हो रहा है, किडनी से संबंधित बीमारियां हो रही हैं, ब्लड प्रेशर और यहां तक कि मस्तिष्क की, हमारी काम करने की जो कार्य क्षमता है वह भी प्रभावित हो रही है। इससे कई तरह की बीमारियां बढ़ जाती हैं। थर्मल पावर परियोजनाओं के आसपास 5 से 15 किलोमीटर दूर तक की वायु प्रदूषण के साथ ही कोयला जलाने से उत्पन्न होने वाले विभिन्न गैसों जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, मरकरी कंपाउंड जैसे रसायनों से भी प्रदूषण बढ़ता है। अभी कुछ दिनों पहले मैंने इस क्षेत्र के सांसद हमारे अग्रज भाई आदरणीय गोविंद मिश्रा जी से आग्रह किया कि दादा, हमें जयराम रमेश से मिलना चाहिए। मैंने विनती की उनसे, मेरे आग्रह को उन्होंने भी माना, मेरे भाई प्रदीप माझी जी ने भी माना और हम लोगों ने 4 बार लगातार उनके साथ मीटिंग की। उमेश दीक्षित जी ने माना। हम लोगों ने सोचा कि केंद्र सरकार, प्रदेश सरकार, औद्योगिक प्रतिष्ठान और प्रबंधन, कार्यपालिका, न्यायपालिका और व्यवस्थापिका तीनों एक ही मंच पर बैठकर एक साथ इस मुद्दे का हल ढूंढेंगे तो जरूर मिलेगा। उन्होंने कहा कि सिंगरौली की कहां की बात करते हैं आप अश्विनी जी, आप बात करते हैं मुरगवा की, मुझे पता है, बलियरी की बात करते हैं, मुझे पता है। कोई एक जिला, एक प्रदेश, एक सरकार जिम्मेदार नहीं है। दोनों प्रदेश, दोनों सरकार, वहां के लोग, औद्योगिक प्रबंधन और हम भी जिम्मेदार हैं। अपने ऊपर उन्होंने जिम्मेदारियां ली। उन्होंने कहा मैं सिंगरौली में जरूर आऊंगा और मैं सभी लोगों को बताऊंगा कि क्या समस्याएं हो रही हैं, उसका उपाय क्या है। परंतु मैं कहना नहीं चाहूंगा कि किन्हीं अनएवॉइडेबल सर्कमस्टेंसेस की वजह से, जो ऐसे सर्कमस्टेंसेस ऐसे मंच पर कह पाना मुश्किल होगा, उन्होंने अपना प्रोग्राम लास्ट में कल जाके कैंसिल किया और उसकी भी इंफॉर्मेशन मुझे एसएमएस द्वारा दी। उनके ओएसडी आईएएस ऑफिसर का मेरे पास एसएमएस आया कि अश्विनी जी, जयराम रमेश जी ने प्रोग्राम सिंगरौली का कैंसिल कर दिया है, किसी दिन और आप रखेंगे तो हम करेंगे। परंतु ये तो अलग है, हमारा चीफ गेस्ट, हमारा मुख्य अतिथि तो यह विषय है। मैं मंत्री जी का आभारी हूं जिन्होंने इस विषय पर यहां पर आतिथ्य स्वीकार किया। आप सभी लोगों से आग्रह करता हूं कि यहां पर जितने भी लोग मौजूद हैं, सभी लोग इस पवित्र काम में सहयोग करें। 2 हो, 4 हो, 6 हो, 10 हो या हम एक ही हो, हम अपने अपने स्तर पर पत्रकार बंधुओं के माध्यम से, समाज सेवी संगठनों के माध्यम से, माननीय नेताओं के माध्यम से, प्रबंधन के माध्यम से कहीं ना कहीं, किसी ना किसी स्तर पर हम प्रयास करें। बच्चों को हमारी बातें नहीं समझ आएंगी क्योंकि छोटे हैं,
मगर आप सभी लोगों को जरूर समझ आएंगे। इनके लिए करें। मैं भाई गिरीश द्विवेदी जी का भी हार्दिक अभिनंदन करता हूँ इस मंच पर जो आए। मैं क्षमा चाहूँगा, मैं पहले देख नहीं पाया और उद्बोधन नहीं कर पाया। मैं साथ ही साथ सभी लोगों से आग्रह करता हूँ, आप सभी